सो हेलो एवरीवन। अब हम बात करने जा रहे हैं बिल्डिंग बायलॉज के बारे में कि बिल्डिंग बायलॉज क्या होते हैं। तो बिल्डिंग बायलॉज जो हैं वो लोकल सबऑर्डिनेट अथॉरिटी द्वारा बनाए जाते हैं। हमने प्रीवियस वाले लेक्चर्स में अपने देखा एनबीसी यानी कि नेशनल बिल्डिंग कोड के बारे में। क्या डिफरेंस है नेशनल बिल्डिंग कोड और बायलॉज में, पहले वो जान लेते हैं। नेशनल बिल्डिंग कोड यानी कि एनबीसी जो है वो सेंट्रल लेवल पे पूरे देश के लिए एक ही तैयार किया गया है। बट बायलॉज जो होते हैं वो लोकल अथॉरिटी द्वारा, कुछ लोकल लॉ फॉर्म किए जाते हैं सबऑर्डिनेट्स अथॉरिटी द्वारा, वहाँ की लोकल एजेंसी द्वारा, वेदर कंडीशन को देखते हुए, वर्किंग कल्चर को देखते हुए, सेफ्टी और मटेरियल पर्सपेक्टिव से, इन सारी चीज़ों को देखते हुए वहाँ कुछ छोटे रूल्स चेंजेस हो जाते हैं या एड ऑन हो जाते हैं जिन्हें हम बायलॉज कहते हैं। अगर मैं डेफिनेशन के टर्म में आपसे कहूँ तो अ बायलॉज इज अ लोकल लॉ फॉर्म्ड बाय एनी बाय अ सबऑर्डिनेट अथॉरिटी. The building codes or bylaws are defined as the standards and specification designed to grant the minimum safeguard to the workers during the construction, to health and the comfort of user, and to provide enough safety to the public in the general. तो ये जो आपके बायलॉज हैं, एक तो लोकल जो सबऑर्डिनेट अथॉरिटी है, चाहे हम वहाँ की अगर लोकल एजेंसी या लोकल अथॉरिटी की बात करें तो बीएमसी, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, नगर निगम या कोई और एजेंसी हो सकती हैं जो वहाँ पे वर्क करती हों। हर एक स्टेट में या हर एक मेट्रो सिटीज में अपने अपने बायलॉज अलग अलग हो सकते हैं। वो दूसरी स्टेट के या दूसरी एजेंसी के बायलॉज से डिफर कर सकते हैं, अलग दिख सकते हैं। कुछ चेंजेस छोटे मोटे आपको देखने को मिल सकते हैं। चेंजेस जो होंगे वो उस लोकेलिटी के हिसाब से कंसिडर करके, उस कंडीशन को देखते हुए, एबिलिटी ऑफ मटेरियल को देखते हुए, एबिलिटी ऑफ लेबर को देखते हुए, वहाँ की टेम्परेचर और एटमॉस्फेरिक कंडीशन को देखते हुए, वहाँ के स्ट्रक्चरल फैक्टर को देखते हुए प्लान करे जाएंगे और उन्हें तैयार किए जाएंगे। अब ये जो बायलॉज हैं, ये बायलॉज के कुछ रूल्स और रेगुलेशन जो है वो करती हैं वहाँ की अथॉरिटी या लोकल एजेंसीज, और इन्हें डेवलप करती हैं ताकि इस उनके उस पर्टिकुलर रूल्स और रेगुलेशन के हिसाब से वहाँ पे काम हो पाए। तो यहाँ पे कुछ टेक्निकल टर्म्स आपको सुनने में मिली हैं जो देखने में आपको एक जैसी लगेंगी लेकिन डिफरेंट हैं। तो द डिफरेंस बिटवीन फॉलोइंग टर्म्स शुड बी ऑल्सो टू बी नोटेड। तो एक हमने स्टैंडर्ड्स की बात करी है, नॉर्म्स की बात करी है, रेगुलेशन की बात करी है, बायलॉज की बात करी है और लॉ की बात करी है। तो स्टैंडर्ड, नॉर्म्स, लॉ, ये एक तरीके से देखने में तो एक ही जैसे वर्ड लगते हैं लेकिन इनके वास्तविक अर्थ क्या होते हैं उन्हें जान लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे स्टैंडर्ड्स की। अगर हम स्टैंडर्ड्स की बात करें तो इट रिफर्स टू अ फिक्स और एस्टैब्लिश्ड रूल। आपने किसी रूल को फिक्स कर दिया कि हम जो है, फॉर एग्जांपल, हाइट जो है, फ्लोर हाइट मिनिमम या स्टैंडर्ड हाइट जो हमने कह दी वो 10 फीट लेंगे, इससे नीचे नहीं जाने वाले। तो वो एक स्टैंडर्ड्स हमारा तय हो गया। जब हम सिविल इंजीनियरिंग के अंदर कोई आईएस कोड फॉलो करते हैं तो वो इंडियन स्टैंडर्ड को स्टैंड्स करता है, चाहे हम वो आरसीसी के लिए 456 2000 ले रहे हो या किसी और कंडीशन के लिए 800 ले रहे हो, 875 लोडिंग कंडीशन के लिए ले रहे हो। तो हमारे क्या होते हैं, स्टैंडर्ड्स को बताते हैं। अगर इसी क्रम में मैं आगे आपसे बात करूं, सेकेंड वन इज अ नॉर्म्स। एन अथॉरिटेटिव स्टैंडर्ड्स इज नोन एज नॉर्म्स। तो जो आपके अथॉरिटेटिव स्टैंडर्ड्स हैं वही आपके क्या कहलाएंगे, नॉर्म्स कहलाएंगे, कि इन स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हुए हम इन नॉर्म्स को पे चलेंगे। रेगुलेशन, थर्ड वन इज अ रेगुलेशन। एन ऑर्डर टू प्रिस्क्राइब्ड इज नोन एज रेगुलेशन। हमने कोई सर्कुलर, कोई ऑर्डर जनरेट करा और उसे हमने रेगुलेटरी आगे बढ़ाया, तो दैट इज अंडर द रेगुलेशन। बायलॉज क्या है? अगर डेफिनेशन के टर्म में हम देखें तो द लॉ ऑफ लोकल अथॉरिटी इज नोन एज बायलॉ। इट इज अ सप्लीमेंट्री लॉ और रेगुलेशन। मतलब ये सप्लीमेंट्री वर्ड क्यों जोड़ा गया है? देखिए, आपके पास एनबीसी यानी कि सेंट्रल के साइड से ऑल ओवर इंडिया के लिए एक कोड तो आपके पास अवेलेबल था जो आपको हर चीज को एक्सप्लेन करता था रिलेट टू द कंस्ट्रक्शन।
बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हो या किसी भी तरीके का स्ट्रक्चरल कंस्ट्रक्शन हो, उसके लिए हर एक जानकारी वहां पे आपको मिल जाती थी। लेकिन लोकल अथॉरिटी क्या कर रही है, कुछ एड ऑन फीचर या सप्लीमेंट्री कुछ नई चीज ऐड करके आपको उन लॉ के साथ साथ, वो तो एप्लीकेबल है ही, उसके अलावा ये और नई चीजें ऐड हो गई, तो दैट इज कॉल्ड योर वाई लॉस। ये क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है कि वाई लॉस क्या होते हैं, स्पेसिफिक क्वेश्चन आता है वाई लॉस के लिए। द नेक्स्ट टर्म इज अ लॉ। लॉ क्या है, द रूल्स ऑफ द कम्युनिटी ऑफ कम्युनिटी आर टर्म एज लॉ। तो आपके कोई रूल्स बने हुए हैं किसी कम्युनिटी के लिए कि ये स्पेशल इस तरीके से वर्क करेगा या इस तरीके से काम होगा, तो वो आपका किस चीज के अंदर आ रहा है, लॉ के अंदर आ रहा है। तो स्टैंडर्ड्स, नॉर्म्स या बायलॉज, लॉ और रेगुलेशन, ये हमने समझे कि किस तरीके से ये टर्म्स काम करती हैं। अब अगर हम बिल्डिंग की एक्टिविटी को कवर करते हुए कुछ बायलॉज के बारे में समझे, तो यहाँ वेरियस एस्पेक्ट हमें देखने को मिलते हैं। बिल्डिंग कवर्ड बाय द बायलॉज अंडर आर एज अंडर, ये कुछ हम आपको बताने वाले नीचे आगे की तरफ कि किस तरीके से बायलॉज इंप्लीमेंट होते हैं। सबसे पहले आता है फ्रंटेज बिल्डिंग लाइन। एक होता है सेटबैक डिस्टेंस, जो आगे हम जानेंगे। उसी क्रम में हम देख रहे हैं फ्रंट एज बिल्डिंग लाइन। फॉर एग्जाम्पल, आपका कोई मकान या कोई बिल्डिंग या कोई स्ट्रक्चर जो कि रोड से कनेक्टेड है, मेन रोड फेसिंग पे बना हुआ है, तो आपको रोड के, अगर हम क्रॉस सेक्शन ऑफ अ रोड देखें, तो रोड पे जो कैरेज वे है, उसके बाद शोल्डर है, शोल्डर के बाद आपका फुटपाथ है, ड्रेनेज की लाइन गई हुई है, तो यहाँ पे आपकी बिल्डिंग लाइन, बाउंड्री लाइन, कंट्रोल लाइन, ये सारी कुछ आती हैं। ये लाइंस इसलिए होती हैं कि अगर हम आज स्टेट हाईवे को देख रहे हैं और कल को स्टेट हाईवे अपग्रेड होके या एक्सटेंशन होके नेशनल हाईवे में कन्वर्ट होगा, तो उसको विड्थ की ऑक्यूपेंसी होगी, वहां पे वो ब्रॉड होगा, फैलेगा रोड। तो फ्रंट एज बिल्डिंग लाइन, हम कुछ स्पेस आगे की तरफ छोड़ के ही, हमारे लिमिटेशंस होते हैं, उसके आगे हम नहीं बना सकते, उसके बाद ही हमें बनाना होगा। साथ ही साथ ये जो बिल्डिंग लाइन होती हैं या सेटबैक डिस्टेंस हम कह लेंगे, ये सेटबैक डिस्टेंस इज डिनोटेड बाय स्मॉल एम। ये जो सेटबैक डिस्टेंस होता है, ये क्लियर डिस्टेंस होता है कि अगर हम रोड के कॉर्नर पे या किसी कर्व पे किसी ऑब्जेक्ट को, या रोड के किसी भी फेसिंग में कोई ऑब्जेक्ट, कोई बिल्डिंग, कोई टॉल स्ट्रक्चर, कोई टावर या कोई भी स्ट्रक्चर हम वहां पे क्रिएट कर दें, तो दूसरे डायरेक्शन से आने वाले व्हीकल को, अनदर डायरेक्शन से आने वाले व्हीकल साफ तौर पे नजर नहीं आएगा, जिससे कॉजेज ऑफ एक्सीडेंट क्रिएट हो जाएंगे। तो इसलिए हमें रोड मार्जिन्स को देखते हुए, इस स्पेस को छोड़ते हुए पीछे से कंस्ट्रक्शन करना होता है। सेकंड वन इज अ ओपन स्पेस विद इन अ प्लॉट। फॉर एग्जांपल, आपके पास कोई 1000 स्क्वायर फीट का प्लॉट है। फॉर एग्जांपल, आप 25 फीट उसको 25 फीट फ्रंट में ले लीजिए और 40 फीट पीछे की तरफ ले लीजिए, तो टोटल आपका 1000 स्क्वायर फीट का प्लॉट है, एक एग्जांपल के तौर पे। तो क्या इस 1000 स्क्वायर फीट के प्लॉट में हम टोटल 1000 स्क्वायर फीट के नीचे ग्राउंड पे कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं क्या? नहीं, हमें ओपन स्पेसेस छोड़ने होंगे। ओपन स्पेसेस किसी भी टर्म में हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपका फ्रंट बरामदा, बैक बरामदा, पोर्च, गार्डन, कोई कॉरिडोर, बालकनी, किसी भी तरीके के आपके ओपन स्पेस हो सकते हैं, जिसमें आप कंस्ट्रक्शन, मतलब जो कंस्ट्रक्शन होगा वो ओपन होगा, मतलब आप उसको अपनी बाउंड्री के अंदर तो कवर कर सकते हैं, लेकिन उस पे ऊपर जो है स्लैब कास्ट नहीं हो रही होगी, वो ओपन स्पेस के टर्म में होगा। क्यों होगा? अगर ये गाइडलाइंस ना दी जाए, तो जो प्राइवेट बिल्डर है या जो भी एजेंसी उसके लिए काम कर रही है, तो ज्यादा से ज्यादा स्पेस को ऑक्यूपाइड करेगी कि बेडरूम मुझे सेल करना है, मैं 2 BHK लिख के ब्रांडिंग कर रहा हूं, तो 2 BHK का मतलब हुआ कि 2 बेडरूम, हॉल, किचन। तो वो इन रिक्वायरमेंट्स पे बात करेगा, इन चीजों को फुलफिल करेगा, ना कि आपको बहुत ज्यादा ओपन स्पेस देगा। तो आपका बैक में भी स्पेस चाहिए, दोनों साइड, लेफ्ट राइट साइड, और रेयर में भी आपको कुछ स्पेस ओपन होना चाहिए। अगर आपका जो हाउस है, रेसिडेंशियल बिल्डिंग का जो टाइप है, वो डिटैचेबल बिल्डिंग है, सेमी डिटैचेबल होती है, तो फिर उनमें 2 बिल्डिंग का एक साथ आ जाता है, तो आपको जो कुछ फैसिलिटी उसमें कॉमन हो जाती है, जैसे कि आपका इलेक्ट्रिकल लाइट है तो उसकी एक ही केबल आई होगी, वो 2 बाइफर्केशन हो गए होंगे,
या ड्रेनेज सिस्टम की एक ही केबल आई होगी, उसके ड्रेनेज सिस्टम की एक एक लाइन आई होगी, या वाटर सप्लाई की एक ही लाइन आई होगी, उससे फिर अलग अलग आपको दे दिए गए होंगे। नेक्स्ट है बिल्ट अप एरिया लिमिटेशन। भाई बिल्ट अप एरिया लिमिटेशन का मतलब ये है कि आपका प्लॉट एरिया तो है आपके पास फॉर एग्जांपल कितना 1000 स्क्वायर फीट, लेकिन आपने उसमें नंबर ऑफ स्टोरी कितनी बना रखी है, G+2। तो G+2 बनाई है, तो मान लीजिए आपने नीचे जो कंस्ट्रक्शन करा 1000 स्क्वायर फीट के प्लॉट पे 500 स्क्वायर फीट करा, फिर फर्स्ट फ्लोर जो आपने बनाया वो भी 500 स्क्वायर फीट करा, उसके बाद जो आपने ऊपर सेकंड फ्लोर बनाया मान लीजिए उसमें आपने 235 स्क्वायर फीट कंस्ट्रक्शन करा। तो टोटल नीचे 500, ऊपर 500 और उसके ऊपर 235, तो कुल मिलाकर आपने 1235 स्क्वायर फीट का कंस्ट्रक्शन कर लिया, 1235 स्क्वायर फीट कंस्ट्रक्ट कर लिया। तो आपने 1000 स्क्वायर फीट पे कितना बनाया, 1000 से ज्यादा बनाया। तो ऐसा ना हो कि कोई नंबर ऑफ सीरीज नीचे से तो एरिया आपके पास कम है, लेकिन आपने उसे टावर की तरह या कोई हाई राइज स्ट्रक्चर की तरह आप उसको ऊपर ले गए। तो उस हिसाब से देखा जाता है कि आपके पास नीचे कितना स्पेस अवेलेबल है और आप कितनी हाइट तक जा रहे हैं। तो दैट इज कंसिडर इन द बिल्ट अप एरिया लिमिटेशन। नेक्स्ट वन इज अ डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल लाइन। जैसे मान लीजिए कि अगर आप कहीं पे कोई प्लॉटिंग कर रहे हैं या कहीं आप घर बनाने वाले हैं और ऊपर से हाई टेंशन लाइन गई है, जनरली जो 11 केबी की लाइन होती है उसकी जगह 33 केबी या इससे भी कोई अलग लाइन है, तो वो गई हुई है इलेक्ट्रिसिटी की। तो आप उस पर कोई नीचे कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, तो वो जो है वो डेंजरस हो सकता है पब्लिक के लिए। तो वहां आपको इलेक्ट्रिसिटी लाइन के नीचे कंस्ट्रक्शन नहीं करना पहली चीज, और उस इलेक्ट्रिसिटी लाइन से आपका डिस्टेंस कितना है जहां आप बना रहे हैं, वो भी कुछ गाइडलाइन बायलॉज और एनबीसी के अंदर दे रखी है, उनको फॉलो करते हुए ही आपको कंस्ट्रक्शन करना है। नॉर्म्स रिलेटिंग द बिल्डिंग रिक्वायरमेंट्स लाइक हाइट ऑफ रूम देन साइज। अगर हम बात करें कि हम 2 BHK बना रहे हैं, तो बेडरूम का एक मिनिमम साइज होगा कि साहब आप लेस देन जो है 10 बाय 10 से छोटा आप बेडरूम मत कहिएगा। एक स्टैंडर्ड्स डायमेंशन को या आप स्टैंडर्ड्स साइज को फॉलो करेंगे, तभी हम आपको उस पर्टिकुलर वर्ड को वहां एप्लीकेबल होने देंगे। आप रूम कह दीजिए, स्टोर रूम, पूजा रूम, इस तरीके से ले लीजिए, लेकिन अगर उसके डायमेंशन कम है, तो अगर स्टैंडर्ड से कम है तो आप बेडरूम नहीं बताएंगे उसे। हाइट, ऐसा नहीं कि आप 7 फीट हाइट देने के सब, जनरली जो है 6 साढ़े 6 फीट के लगभग ह्यूमन हाइट होती है, इससे ज्यादा बहुत रेयर मिलते हैं, तो हम 7 साढ़े 7 फीट की हाइट बना देते हैं, नहीं। तो पर्टिकुलर हाइट के रिलेशन में वहां पे बात करी गई है, उसको आपको ध्यान में रखते हुए आगे काम करना है। नेक्स्ट है प्रॉपर वेंटिलेशन एंड लाइटिंग। अब आपके घर का कोई भी हिस्सा हो, चाहे वो स्टेयरकेस हो, बेडरूम हो, हॉल हो, किचन हो, वॉशरूम हो, वहां पे विंडो का प्रॉपर प्रोविजन होना चाहिए, वेंटिलेशन का, वेंटिलेटर का प्रॉपर प्रोविजन होना चाहिए। हर एक रूम में आपको कोई एक फेस ऐसी प्रोवाइड करनी है जहां से नेचुरल लाइटिंग, एयर सर्कुलेशन पॉसिबल हो। अदरवाइज आपने किसी एक कमरे को ऐसा पैक कर दिया जहां पे आपने डोर तो प्रोवाइड करा है, लेकिन किसी भी जगह से नेचुरल वेंटिलेशन या लाइटिंग नहीं आ पा रही थी, तो ये क्या हो जाएगा कि प्रॉब्लमेटिक कंडीशन में होगा उस पर्सन के लिए जो वहां पे रह रहा है। तो ऐसा ना हो पाए, कोई भी एजेंसी इस तरीके से ना कर पाए, इस चीज को ध्यान में रखते हुए बनाते हैं। बिल्डिंग कोई भी हो, जैसे कि आपकी रेसिडेंशियल बिल्डिंग हो, एजुकेशनल बिल्डिंग हो, इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग हो, असेंबली हो, या किसी अन्य प्रकार की बिल्डिंग हो, वहां पे आपको ये चीज ध्यान रखनी है, खास करके कॉमर्शियल प्लेस वाली बिल्डिंग में, पब्लिक बिल्डिंग में, कि फायर प्रोटेक्शन के अरेंजमेंट वहां पे हो। अब फायर प्रोटेक्शन के अरेंजमेंट, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है प्रीवियस क्लासेस में, कि अगर आप पेट्रोल पंप पे हैं तो वहां सैंड बकेट लगी हुई होती है जिसमें रेत भरी हुई है बकेट के अंदर और फायर लिखा हुआ आप देखते हैं, या कई जगह पे मॉल्स वगैरह में स्प्रिंकलर लगे हुए होते हैं और कुछ सेंसर लगे हुए होते हैं जो फायर को डिडक्ट, स्मोक को डिडक्ट करते हैं, और सेंसर वहां काम करते हैं और स्प्रिंकलर की मदद से वहां पे पानी भी गिरना चालू हो जाता है। या आप बसेस में, हॉस्पिटल में सिलेंडर भी देखते हैं जो फायर प्रोटेक्शन के लिए यूज करे जाते हैं। तो ऐसे कई सारे फायर के प्रोटेक्शन की चीजें हैं जो यूज करी जाती हैं, जिन्हें ध्यान में रखते हुए आपको काम करना होता है। स्ट्रक्चरल सेफ्टी,
जब हम किसी बिल्डिंग को बना रहे हैं तो वो एज पर कोडल प्रोविजन तैयार करी गई हो, फैक्टर ऑफ सेफ्टी या जो भी डिजाइन इंजीनियर्स ने तैयार करके दिए हैं उस हिसाब से वो बनाई गई हो, इस चीज को हमें ध्यान में रख के करना है। बिल्डिंग सर्विसेज, एक बिल्डिंग के अंदर कई तरीके की सर्विसेज आती हैं, जैसे इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन, लाइट फिटिंग जो है आपकी, वो आपकी एक बिल्डिंग सर्विस है। वाटर सप्लाई, ड्रेनेज, सीवर लाइन जो आपने दी है, ये सारी बिल्डिंग सर्विसेज हैं। तो ऐसा नहीं कि आपका जो पानी है वो बिल्डिंग से, तो चलो आपने एक पाइप के थ्रू या आपने सीवर लाइन के थ्रू बाहर कर दिया, लेकिन वहां कोई मैन होल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का या जो भी एक सीवर लाइन प्रॉपर बनी होनी चाहिए जिससे आप उसे कनेक्ट करके आगे पास भी कर सकें। पार्किंग स्पेस, आपने फॉर एग्जाम्पल कोई 1000 स्क्वायर फीट का घर बना रखा है, लेकिन उसमें आपने पूरे पे कंस्ट्रक्शन कर रखा, बाहर आपने अपने घर की पर्टिकुलर पार्किंग नहीं दी है, आप रोड पे गाड़ी खड़ी कर रहे हैं, तो ये गलत है। इस तरीके से आपको प्रॉब्लम आ सकती है, तो आपको पर्टिकुलर अपना पार्किंग स्पेस लेना होगा। अब मैं अगर बिल्डिंग बायलॉज में बात करूं फॉर रेसिडेंशियल एरिया, कि कोई रेसिडेंशियल एरिया के लिए क्या क्या बिल्डिंग बायलॉज होंगे, हम कोई टिपिकल टाउन प्लानिंग स्कीम कर रहे हैं जिसके अंदर, तो सबसे पहले आएगा परमिसिबल साइज ऑफ प्लॉट। एक स्पेसिफिक साइज होगा, उससे कम का आप प्लॉट नहीं देंगे। मिनिमम साइज ऑफ प्लॉट ऑफ ईच फैमिली यूनिट शैल बी एज फॉलो। अगर हम कोई वन फैमिली यूनिट के लिए कोई प्लॉटिंग कर रहे हैं और हम डिटेचेबल फैमिली यूनिट्स क्रिएट कर रहे हैं या डिटेचेबल हाउस बना रहे हैं, तो वो 100 स्क्वायर मीटर टू 200 स्क्वायर मीटर होगा एज पर बायलॉज। अगर वो सेमी डिटेचेबल यूनिट है, यानी कि दो मकान जुड़े हुए हैं, उनमें एक कॉमन वॉल है और कुछ चीजें कॉमन है, तो आपका वो एरिया दोनों के लिए 300 स्क्वायर मीटर होगा। अगर हम कोई ओनरशिप फ्लैट क्रिएट कर रहे हैं, जैसे अपार्टमेंट की अगर हम बात कर रहे हैं, तो 665, क्योंकि वो एक ही पर्टिकुलर उसको फ्लोर मिलने वाला है, तो 665 स्क्वायर मीटर होगा। अगर हम बिल्टअप एरिया देखें, तो ऐसा नहीं कि जैसे मैंने अभी आपको पहले बताया कि आप n नंबर ऑफ फ्लोर्स वहां क्रिएट कर लो, तो उसे FAR, फ्लोर एरिया रेशियो, या हम कह सकते हैं फ्लोर स्पेस इंडेक्स, FSI के नाम से। कई बार इंडिविजुअल क्वेश्चन भी आ जाता है कि व्हाट इज FAR, फ्लोर एरिया रेशियो क्या होता है, या FSI, फ्लोर स्पेस इंडेक्स क्या है, इसे एक्सप्लेन करो। तो आगे जब हम कवर करेंगे तो उसमें आपको अलग से भी फ्लोर एरिया रेशियो देखने को मिलेगा। जो आपका टोटल नंबर ऑफ फ्लोर बने हुए हैं उनके एरिया, जैसे अभी मैंने बताया था कि आपके 1 2 3 फ्लोर बने हुए हैं, तो हर एक फ्लोर का एरिया का आपको टोटल करना और टोटल प्लॉट एरिया। अब अगर जैसे मान के चलो आपका 1000 स्क्वायर फीट का प्लॉट है और उस प्लॉट पे आपने जो कंस्ट्रक्शन कर रखा है वो एक फ्लोर पे 500, दूसरे पे 500 और तीसरे पे 500, टोटल 1500 स्क्वायर यूनिट आपने, या स्क्वायर फीट है तो फिट जो भी आपकी यूनिट है, मीटर या फिट जिसमें भी आप काम कर रहे हैं, तो उस स्क्वायर यूनिट में आपका आया, तो डिवाइडेड बाय आपका प्लॉट एरिया 1000 था, तो आपका आंसर आ जाएगा 1.5। तो जो आपका बिल्टअप एरिया लिमिटेशन है वो 1 होना चाहिए, और ग्राउंड फ्लोर पे हम उसको 40% ही कवर करें तो ज्यादा बेहतर होगा। मतलब हमारे पास अगर पूरा जो एरिया है 1000 स्क्वायर फीट है, तो हम 400 या 400 के आसपास बनाते हैं और बाकी एरिया ओपन स्पेस में छोड़ देते हैं, तो दैट इज गुड। ये बायलॉज के अंदर आएगा। मार्जिन्स, तो आपको रोड साइड से कितना एडजस्टेंस लेना है, अगर हम बात करें तो 4.5 मीटर और 3 मीटर रिस्पेक्टिवली, हैविंग एरिया लेस देन 300 स्क्वायर मीटर और 100 टू 200 स्क्वायर मीटर। आगे हम बात करें तो एरिया ऑफ रूम, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक स्टैंडर्ड साइज से कम आपका रूम का एरिया नहीं होना चाहिए, चाहे वो आपका बेडरूम हो, लिविंग रूम हो या स्टोर रूम हो, सबके लिए एक टेबल आपके पास यहाँ पे दे रखी है एनबीसी के अंदर, जिसे आपको फॉलो करनी रहेगी। प्लिंथ हाइट, तो अगर हम प्लिंथ हाइट की बात करें तो इट शैल बी 45 सेंटीमीटर अबव द रोड लेवल और प्लॉट लेवल विच एवर इज हाई, तो आपका 45 सेंटीमीटर एवं ही होना चाहिए मिनिमम। या तो रोड लेवल से आप ले लीजिए, या फिर अगर आप रोड लेवल से नहीं लेने तो आपका जो प्लॉट का लेवल है वहां से ले लीजिएगा, जो भी इन दोनों में से ज्यादा निकल के आता है। हाइट ऑफ फ्लोर, तो हाइट ऑफ फ्लोर जो है हमारी, अगर हम वॉशरूम के लिए ऊपर फ्लोर क्रिएट कर रहे हैं तो 1.20 मीटर हो सकती है, या वाटर क्लोसेट, वॉशरूम, बाथरूम,
या कोई वाटर रूम है, पंप रूम है, इस तरीके के सर्विस एरिया में जहां हम बना रहे हैं तो 1.2 मीटर होगी। लेकिन 2.70 मिनिमम होगी आपकी फ्लोर हाइट ऑफ ईच फ्लोर। अगर 2 फ्लोर के बीच की अगर हम हाइट को बात करें तो 2.70। लॉफ्ट का प्रोविजन हम देते हैं जनरली स्टोर रूम में, किचन में हम लॉफ्ट निकालते हैं, जो एक सेल्फ की तरह निकला। लॉफ्ट जो है आपकी एक सेल्फ है। तो ये आपका हो सकता है लिफ्ट। लिफ्ट हमें मिनिमम 6 पर्सन की कैपेसिटी के हिसाब से, अगर हमारी जो है G+3 स्टोरी बिल्डिंग है तो हमें G+3 से ज्यादा है तो हमें उसके लिए लिफ्ट का प्रोविजन वहां पे देना पड़ेगा। और लिफ्ट भी जो है स्टैंडर्ड्स नॉर्म्स को फॉलो करते हुए 6 पर्सन की कैपेसिटी के हिसाब से हो। और अगर नंबर ऑफ लिफ्ट एक से ज्यादा भी होगी, अगर आपका बिल्डिंग का एरिया जो है 25 स्क्वायर मीटर या इससे ज्यादा होता है। वेंटिलेशन, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि वेंटिलेशन आपके स्टेयर केस हो, चाहे रूम हो, चाहे हॉल हो, चाहे किचन हो, चाहे वॉशरूम हो, हर जगह प्रॉपर विंडो अरेंजमेंट और वेंटिलेटर का अरेंजमेंट होना चाहिए जिससे आपको नेचुरल लाइटिंग और एयर मिल सके। स्टेयर, द मिनिमम विड्थ ऑफ स्टेयर शैल बी 90 सेंटीमीटर एंड शैल बी मेड फायर प्रूफ कंस्ट्रक्शन मटेरियल। तो आपका जो स्टेयर होगा उसकी विड्थ कम से कम 90 सेंटीमीटर होनी चाहिए। हम रेसिडेंशियल बिल्डिंग की बात कर रहे हैं, कॉमर्शियल में ये वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। साथ ही साथ फायर प्रूफ मटेरियल के साथ बनना चाहिए। फायर प्रूफ मटेरियल का मतलब ये ऐसा हुआ कि वो फायर सेफ्टी के लिए वर्क करे, जले ना। आप कोशिश करो कि लकड़ी के केस वुडन का स्ट्रक्चर वहां क्रिएट मत करो। पिच, पिच जो होता है मैंने आपको पहले भी बताया कि एक एंगल ऑफ इंक्लिनेशन होता है। जो हमारी फ्लाइट होती है स्टेयर की, इसकी जो सीढ़ी जिस पे बनी होती है, तो उसका जो पिच यानी कि जो एंगल होता है वो इन बिटवीन 30 डिग्री टू 40 डिग्री होना चाहिए। बायलॉज के हिसाब से कुछ स्टैंडर्ड नॉर्म्स एंड कंडीशन में ये 25 डिग्री टू 40 डिग्री भी आता है। वाटर सप्लाई का प्रॉपर अरेंजमेंट होना चाहिए, ड्रेनेज सिस्टम का प्रॉपर अरेंजमेंट होना चाहिए। ये डेली नीड्स की चीजें हैं। तो ये आपके उसमें प्रोविजन में आ जाता है बायलॉज के हिसाब से। compound wall and gate, the maximum height of compound wall road side to be 1.5 मीटर and other side is a 1.80 मीटर। तो जो फ्रंट में है वो कितनी हो सकती है आपकी 1.5 मीटर हो सकती है, और पीछे की तरफ या साइड की वॉल है तो वो कितनी हो सकती है, थोड़ी और बढ़ा सकते हैं आप, 1.8 मीटर की भी रख सकते हैं। स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट को ध्यान में रख के हमें काम करना होगा। और एक लास्ट और टर्म है स्पेसिफिकेशन ऑफ फॉर मटेरियल एंड वर्कशिप। ये सारे बिल्डिंग बायलॉज को ध्यान में रख के हम किसी स्ट्रक्चर को क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे, किसी बिल्डिंग को हम तैयार करेंगे। ये जो बाद में हमने स्टार्ट करे वो किसी रेसिडेंशियल बिल्डिंग के लिए थे। आप कॉमर्शियल या इंडस्ट्रियल बिल्डिंग के लिए, इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग के लिए जाएंगे तो कुछ और फीचर्स इसमें एड ऑन हो जाएंगे उस पर्टिकुलर बिल्डिंग के टाइप के हिसाब से। तो थैंक यू सो मच, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिल्डिंग बायलॉज। आई होप कि आपको ये पूरा समझ में आया होगा। थैंक यू।